मोटिवेशन के चैप्टर में प्राइमरी मोटिव्स में नेक्स्ट मोटिव है थर्स्ट का। प्राइमरी मोटिव्स आर द मोटिव्स दैट आर नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। इनको ही हम बायोलॉजिकल मोटिव्स भी कहते हैं, फिजियोलॉजिकल मोटिव्स भी कहते हैं, उसके अलावा इनको इंटरनल मोटिव्स भी हम कहेंगे। इस तरह इनके मुख्तलिफ नेम्स हैं। हंगर के बाद थर्स्ट नेक्स्ट मोटिव है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी सर्वाइवल नीड्स के लिए जरूरी है, यानी हम इनके पानी पिए बगैर हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। अंडरलाइन करने वाली चीज है यहाँ से, वी कुड लिव फॉर मोर देन अ मंथ विदाउट फूड। हंगर का तो फिर भी कुछ टाइम है कि हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर अगर हमारे पास पानी नहीं है तो हम सिर्फ चंद दिनों में ही फोत हो सकते हैं, मर जाएंगे। 75% हमारे वजन का पानी पर मुश्तमिल है, यानी अगर हमारा वजन 75 किलो है तो उसमें से जो 50 किलो वजन है हमारा, दरअसल वो बनेगा कि पानी के ऊपर मुश्तमिल है, यानी 100 में से 75% पानी और 25% हमारा बॉडी मैस है। सर्वाइवल नीड्स के लिए बड़ा ज़रूरी है, अगेन ये बात लिखेंगे, इट इज़ द क्रिटिकल इंग्रेडिएंट फॉर आवर सर्वाइवल। ये आप एक इंट्रोडक्शन का हेडिंग बनाएंगे या एक सिंगल पैराग्राफ में ये सारी तीनों बातें 3 लाइंस आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि ये हमारे सर्वाइवल के लिए नीड है। 75% हमारे वेट पर ये इस पर मुश्तमिल है। फिर इसके अंदर जो इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ थर्स्ट है, प्यास क्यों लगती है, इस हवाले से हमारे पास 3 हाइपोथेसिस हैं। एक, ये हमारी जिस्म के अंदर नमकियात की तादाद में इजाफा हो जाता है जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस को मैसेज जाता है और हमें प्यास महसूस होती है। ये हाइपोथेसिस 1 है, ठीक है। साल्ट कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी रीचेस सर्टेन लेवल। सेकंड है डिक्रीज इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन सर्कुलेटरी सिस्टम। जिस्म के अंदर जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे खून में पानी की मिकदार कम हो जाती है। तीसरा हमारे पास इंडेक्स है, हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है और हमारा होमोस्टेसिस यानी बैलेंस्ड स्टेट ऑफ बॉडी डिस्टर्ब होती है। इस वजह से भी हमें प्यास लगती है। जैसे हमें हैवी स्वेटिंग है, बहुत पसीना आया है, तो साल्ट कंसंट्रेशन राइज हो सकती है हमारी ब्लड स्ट्रीम में और हमें प्यास लगेगी। इस तरह हमारे पास ये 3 हाइपोथेसिस हैं, इंक्रीज्ड साल्ट लेवल, डिक्रीज इन टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर। ये 3 पॉइंट्स आपके पास बनेंगे, तो ये हमारे इंट्रोडक्शन में आ जाएंगे। होमोस्टैटिक सिस्टम, होमोस्टैटिक, आवर बॉडी हैज अ सिस्टम टू मेंटेन अ सर्टेन टेम्परेचर। हमारी बॉडी एक सर्टेन बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है हाइपोथैलेमस की मदद से। सारे के सारे प्राइमरी मोटिव्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस। हमारा हाइपोथैलेमस हमारे इन तमाम जिस्म के अंदर रोल प्ले कर रहा है। हमारी बॉडी के अंदर होमोस्टैटिक जो लेवल है वो मेंटेन हो रहा है। इक्विलिब्रियम का लफ्ज़, होमोस्टेसिस का वर्ड, ये सारे थर्मोस्टेट का वर्ड, ये सारे इसी के अंदर ही आते हैं। थर्मोस्टेटिक सिस्टम हमारी बॉडी का जो है वो 2 वेरिएबल्स पर मुश्तमिल है, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। पानी सेल के अंदर हमारा जो बॉडी सेल है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर भी पानी की एक सर्टेन मिकदार मौजूद रहती है। उससे कम अगर हो जाए तो हम बीमार हो जाएंगे। और इसी तरह से एक्स्ट्रा सेल्यूलर सेल के बाहर भी एक सर्टेन बॉडी टेम्परेचर उसका मौजूद है, लिक्विड मौजूद है। यूजुअली इन दोनों को बराबर होना चाहिए। आपने वो बच्चे जो साइंसेस पढ़ के आए हैं ना, अपनी बायो में ना हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस पढ़े थे, वो अब थोड़ा सा रीड करो, आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा कि हमारी बॉडी जो है वो अपने इंटरनल सेल के अंदर लिक्विड का लेवल और सेल के बाहर लिक्विड का लेवल या वाटर का लेवल बैलेंस रखती है। अगर ऐसा ना हो तो हमारी बॉडी बीमार होना शुरू हो सकती है। ये दोनों फ्लूइड बराबर रहते हैं। सेल के वो हिस्से इन दी हाइपोथैलेमस जो कि ये काम करते हैं, उनको कहते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स। ऑस्मो रिसेप्टर जो ऑस्मोसिस को, याद है आपने बायो में ऑस्मोसिस पढ़ा हुआ था, तो हमारी बॉडी के अंदर भी ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। बॉडी कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड आउटसाइड द सेल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड्स इनसाइड द सेल। ये दोनों चीजें आपस में बराबर रहती हैं। ऑस्मो रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो इस चीज को बैलेंस रखती हैं। ये कैसे रखते हैं? फायर नर्व इम्पल्सेस वेयर द लेवल ऑफ फ्लूइड्स इन द सेल गेट्स लो एंड ड्रिंकिंग बिहेवियर इज ट्रिगर्ड एज अ रिस्पॉन्स। अगर सेलों के अंदर बाहर की ये लिक्विड्स इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर में डिफरेंस पैदा होता है तो हमें प्यास लगेगी। यही बात हमने सबसे ज्यादा याद रखनी है। यहाँ तक हम इसे याद कर लेंगे। हम आगे आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, होमोस्टैटिक एनालिसिस। होमोस्टैटिक एनालिसिस क्या है? होमोस्टेसिस याद रखना है, बैलेंस्ड स्टेट ऑफ आवर बॉडी और इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी, क्योंकि हम
जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं तो हमारी हर एक चीज़ एक सर्टन लेवल पर मेंटेन रहती है, ना उससे कम होती है ना ज़्यादा होती है। अब इसके मुताबिक भी जो हमें जब प्यास लगती है हम इतना पानी पीते हैं कि दरअसल होमोस्टेसिस मेंटेन हो जाता है, इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड बैलेंस हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट का मतलब होता है एक चीज़ जो हमने पी ली है और अब हम मजीद उसकी ख्वाहिश नहीं रही है, बैलेंस हो गया। दरअसल इन दोनों स्टेट्स के अंदर, एलिमेंट्स के अंदर पानी का लेवल बैलेंस्ड हो चुका हुआ है, यही आपने याद रखना है। ये बैलेंस्ड होता है हम पानी पीना बंद कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास वाटर मीटर। वाटर मीटर हमारे पास नेक्स्ट हाइपोथेसिस है, ये सारे याद रखने, ये कहाँ से आ रही है। जो शुरू में हमने पॉइंट पढ़ लिए ना, साल्ट लेवल, टोटल वॉल्यूम, टेम्परेचर रेगुलेशन, ये इन तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट तीनों हाइपोथेसिस हैं। थर्मोस्टैटिक लेवल, अब ये याद रखना है, जैसे ये बॉडी टेम्परेचर के ऊपर बात हो रही थी, बॉडी टेम्परेचर राइजेस और सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड, ये इस बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है, ये इसमें यही बात की ना, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। तो बेसिकली हमने इन तीनों पॉइंट्स को ही नीचे इलेबोरेट कर रहे हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है तो सिर्फ ये 3 मेन पॉइंट लिखने काफ़ी हैं, और अगर आपने इलेबोरेट करना है तो आप ये कंटेंट भी ऐड करेंगे कि दरअसल ये किस तरह से इंक्रीज डिक्रीज होता है। एक बहुत ही सुपरफिशियल जो हमारे पास तरीका है वो है वाटर मीटर का। वाटर मीटर यानी पानी कितना पी लिया। अब वैसे भी याद रखें, मैंने आज दिन भर में इतना पानी पिया तो आपको प्यास नहीं लगेगी क्योंकि आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर ले लें। माउथ और स्टमक के अंदर जो सेल्स, एक तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स हैं, जैसे कि माउथ के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, स्लाइवा कितना है हमारे मुंह में, हमारे स्टमक के अंदर सिक्रीशंस और एंजाइम्स रिलीज होते हैं, ये सोच करके कि हमारे अंदर कितना पानी है। तो बेसिकली स्टमक और माउथ डायरेक्टली भी इंडिकेशंस हैं कि हाइपोथैलेमस के अलावा भी ना, वैसे तो हाइपोथैलेमस हर जगह है ना, हमेशा मॉनिटर करता है, विच मॉनिटर द अमाउंट ऑफ वाटर दैट हैज बीन इंजेस्टेड। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर रेगुलेशन, द एबिलिटी टू कीप आवरसेल्व्स एट अ कंफर्टेबल टेम्परेचर। ये हमारे होमोस्टैटिक सिस्टम का एक बहुत एक मेजर रोल है। हमारा टेम्परेचर हमेशा राइज कर जाएगा अगर कुछ भी चीज़ एबनॉर्मल है, कोई भी चीज़ हार्मोन्स या कोई न्यूरोकेमिकल्स या कोई ऐसी चीज़ें थोड़ी सी भी कम ज़्यादा हो रही हैं। अब सेम वे अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी की मिकदार कम हो गई है तो भी हम बुखार सा महसूस कर सकते हैं। इसमें लिमिट्स क्या हैं? टेम्परेचर रेगुलेशन इज क्रिटिकल फॉर सर्वाइवल। आवर सेल्स कैन नॉट फंक्शन आउटसाइड सर्टन लिमिट्स ऑफ टेम्परेचर अबव 45 डिग्री। हमारी जो सेल्स है ना वो 45 डिग्री से ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। हम अक्सर ये लोगों को हीट स्ट्रोक वगैरह होता है बाहर काम करते हुए, एकदम पानी की मिकदार कम हो जाती है। मोस्ट प्रोटीन्स इन सेल्स बिकम इनएक्टिव एंड कैन नॉट कैरी आउट देयर फंक्शन। किस टेम्परेचर पे? अब ये टेम्परेचर याद रखना है, 45 डिग्री पे हमारा जो सेल है वो काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? हमारी प्रोटीन्स सिंथेसिस रुक जाती है। एट बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड दी वाटर इनसाइड दी सेल बिगिंस टू फॉर्म आइस क्रिस्टल्स। हमारे सेल के जो जिस्म के अंदर सेल्स हैं वो मुंजमद होना शुरू हो जाएंगे अगर हम ज़्यादा देर माइनस डिग्रीज में रहते हैं ना और अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं रखते हैं, बाहर रात गुजार रहे हैं, तो हमारे सेल्स इनएक्टिव हो रहे हैं। हमारा जो इंट्रा सेल्युलर एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है ना, ये जो ऊपर हम अभी पढ़कर आए हैं सारी बात, तो ये मुंजमद हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। तो ये 2 क्रिटिकल रेंज ऑफ टेम्परेचर हैं हमारे पास, 45 मैक्सिमम, 0 मिनिमम। इसके इन बिटवीन हमने सर्वाइव करना है, अदरवाइज हमारी बॉडी जो है वो इस टेम्परेचर के से ज़्यादा नहीं सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो ये सेंसर्स हैं हमारी बॉडी टेम्परेचर के, कहाँ कहाँ हैं? माउथ में, स्किन में, जैसे देखिए स्किन शिवर करना शुरू कर देती है सर्दी में, जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, और ब्रेन में इन चीज़ों के सिग्नल्स पाए जाते हैं। ये करते क्या है, एकदम आपको बताएंगे कि आपको सर्दी या गर्मी लग रही है, अपने आप को प्रोटेक्ट करो या स्वेट करो, और टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। हाइपोथैलेमस अगेन बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। किसके साथ लिंकेज है इसकी? इसका पिट्यूटरी ग्लैंड्स के साथ डायरेक्ट लिंकेज है, और बाकी कुछ और पार्ट्स ऑफ ब्रेन के साथ भी इसके लिंकेज है। हाइपोथैलेमस के ये चीफ रीजन है। सारे के सारे जो हम मोटिवेशन पढ़ रहे हैं ना, इनमें हाइपोथैलेमस चीफ रीजन है। कौन से वाला रीजन है हाइपोथैलेमस का? वैसे तो हाइपोथैलेमस खुद भी बहुत छोटा होता है, लेकिन इंटीरियर हाइपोथैलेमस, इंटीरियर होता है अंदर वाला। एक इंटीरियर हाइपोथैलेमस है जो हाइपोथैलेमस की अंदर वाली साइड है ना, जो हमें इनविजिबल होगा सामने डायरेक्टली, ये थर्मोस्टेट का काम करता है। थर्मोस्टेट जैसे फ्रिजों के अंदर एक थर्मोस्टेट पाया जाता है, एसी में एक थर्मोस्टेट है जो टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, हमारी बॉडी के अंदर भी ये सिस्टम मौजूद है जो थर्मोस्टेट का काम करता है। टू हाई है तो स्किन कैपिलरीज डायलेट कर जाएंगी ताकि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखा जा सके और टेम्परेचर ज़ाया ना हो। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वाटर जस्ट अंडर द सरफेस ऑफ स्किन, इसी तरह से
एडिशनल हीट देन रेडिएट्स ऑफ द स्किन विच सब्सिक्वेंटली लोअर्स द टेम्परेचर। गर्मियों में स्वेटिंग हो जाती है, यानी सर्दियों में हमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारी स्किन डायलेट हो जाती है, और गर्मियों में क्या होता है कि पसीना निकलना शुरू हो जाता है। मकसद ये है बॉडी का कि टेम्परेचर रेगुलेशन मेंटेन की जा सके, तो स्वेटिंग उस टाइम पर होती है, फिजियोलॉजिकल मीन्स ऑफ हीट लॉस है ये। बस आपने नाम याद रखना है, इंटीरियर हाइपोथैलेमस का, ये थर्मोस्टेट की तरह एक्ट करता है, टू हाई और टू लो दोनों कंडीशन में कैसे काम करता है, ये अगला पॉइंट हो गया। हम करते क्या है, हम कपड़े पहनते हैं गर्म उस टाइम के ऊपर, ठीक है, और अपने आप को मेंटेन रखने की ये भी हमें मदद देते हैं कि हम अपना टेम्परेचर रेगुलेशन मेंटेन रख सकें। टेम्परेचर रेगुलेशन के बाद हमारा अगला पॉइंट है स्लीप मोटिव का। हमें अगर नींद, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्लीप अगर हम नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी रुक जाएगी, काम करना छोड़ देगी। ये थोड़ा सा मिटा हुआ है लेकिन मैं रीड कर देती हूँ उसको, जरा आप लिख लें बेशक साइड पर, यही लाइन हमने याद करनी है। ये लाइन से, इट इज द टेंडेंसी ऑफ ह्यूमंस and animals to follow certain strict 24 hours schedule as if some internal clocks were calling out the orders। हमारी बॉडी के अंदर एक इंटरनल क्लॉक्स हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक्स हैं, जिनको सर्कैडियन रिदम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्कैडियन रिदम्स। ये लफ्ज ऐड करने इसमें नहीं लिखा हुआ बुक में। सर्कैडियन रिदम्स हैं, हमारी अंदर एक सिस्टम है, बायोलॉजिकल क्लॉक है। हमारी बॉडी एक टाइम के बाद रुक जाएगी और नींद लेना चाहेगी, चाहे हमारे पास घड़ी नहीं भी है और हम दुनिया के किसी भी कोने में हैं, लेकिन तकरीबन एक सर्टेन टाइम तक जागने के बाद हमें एकदम से नींद आनी शुरू हो जाएगी। हमारी बॉडी के अंदर ये सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है। हमारी बॉडी को ऑटोमेटिकली रेस्ट चाहिए होता है। रेस्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसमें पाए जाते हैं। कुछ लोग जो हैं उनको 6 to 8 आवर्स स्लीप चाहिए होती है, ठीक है, और कुछ लोगों को इससे भी कम थोड़ी सी चाहिए हो सकती है। और कुछ लोग जो हमारी तरह के होते हैं उनको नींद बहुत प्यारी है, उनकी हॉबी सोना होती है और वो बहुत ज्यादा सोते हैं, उनको बहुत मजा आता है सो के, है ना। आपको और मुझे जैसे बहुत मजा आता है सो के, हम बहुत सो सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, लैक ऑफ स्लीप अगर हो जाए तो इसमें आपने हाइपरजोमनिया और इंजोमनिया याद रखना है। इंजोमनिया इज दी लैक ऑफ स्लीप और हाइपरजोमनिया इज दी इंक्रीज्ड स्लीप। हर वक्त बंदा सोया रहता है। कई लोगों को ये बीमारी इतनी ज्यादा होती है कि मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें उन्होंने बताया कि एक बंदा है और वो स्टूडेंट था शायद, वो हर जगह सो जाता है, मुंह धोने जाता है तो सिंक पे सो जाता है, गाड़ी में बैठता है तो गाड़ी में सो जाता है, तो उसको बीमारी थी ना ये, अल्लाह मियां बचाए। अच्छा जी, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल पेशेंट, यानी कुछ लोग साइकोलॉजिकल पेशेंट होते हैं और उनकी नींद जो है वो ऑलरेडी डिस्टर्ब होती है। जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ एक सिंगल 1 or 2 लाइंस में आप स्लीप मोटिव का लिखेंगे, उससे ज्यादा आपने इसको नहीं लिखना। नेक्स्ट है पेन रिडक्शन। पेन रिडक्शन, हम नहीं चाहते हमें दर्द पहुंचे, हम नहीं चाहते हमें दुख पहुंचे, हम पेन को रिड्यूस करना चाहते हैं। ये हमारा प्राइमरी मोटिव है और हम दर्द सह कर नहीं जी सकते, हम नहीं सहना चाहते। पेन सर्व्स एज अ कॉल टू एक्शन। पेन का मतलब है कोई चीज गड़बड़ है, कोई चीज है, देखो क्या है, जूता चुभ रहा है, सीट के नीचे कील लगा हुआ है, ये बंदा मुझे हर्ट कर रहा है। तो पेन टॉक्स सेज अ लॉट अबाउट आवरसेल्फ। इट लीड्स टू विदड्रॉ फ्रॉम द फ्लेम। ये विदड्रॉल प्रोड्यूस करता है, हम उस चीज से, उस स्टिमुलस से हट जाते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा हाथ जल जाए, हम बर्न हो जाएं और हमारा मसल स्प्रैंक हो जाए, एंकल हमारा टूट जाए। इफ द पेन कंटिन्यूज इट मे इंटरफेयर विद What needs to be done। अक्सर जानवरों में ये पेन रिडक्शन का मोटिव पाया जाता है। हमारी बॉडी के अंदर एनाल्जेसिया होते हैं। एनाल्जेसिया हैं पेन रिड्यूसिंग, एक तरह से ड्रग्स कह लें और या इस तरह से हार्मोन्स कह लें, वो रिलीज होते हैं जब पेन कंडीशंस होती है, तो हमारी बॉडी एनर्जेसिक प्रोड्यूस करती है जो कि दर्द के स्टिमुलस को रोक लेती है और ब्रेन तक नहीं आने देती है। इस तरह से कुछ ड्रग्स भी होती हैं जो एनर्जेसिक होती हैं, जैसे कि एनेस्थीसिया ड्रग्स जो होती हैं, जो पेन रिडक्शन के टाइम पर दी जाती हैं, ऑपरेशंस के वक्त काम करती हैं। तो क्या करती हैं, वो पेन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर लेती हैं। सम टाइम जब हम सोल्जर्स इन दी बैटल्स या खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, इवन छोटे बच्चे भी बाहर से खेल कर आए हैं ना, तो उनको चोट लगी हुई है टांग पे, अब उनसे पूछेंगे ये क्या हुआ है तो एकदम कहेगा हाँ मुझे नहीं पता क्या हुआ, और जब जख्म देखेगा तब रोना शुरू कर देगा। पहले नहीं रो रहा होगा, जो हमने कहा इधर क्या हुआ है, हाई हुई है, वो रोना शुरू कर देगा। तो इस तरह जब खेल रहे होते हैं हम सम टाइम, जिस तरह प्लेयर्स वगैरह हैं, तो उनको उस टाइम पे चोट का अंदाजा नहीं होता। जब बॉडी ठंडी होती है और एनर्जेसिक्स जो वो प्रोड्यूस कर रही है बॉडी, ऑटोमेटिकली वो खत्म होते हैं, तो हमें पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी एक सिस्टम होता है ना। ऑक्यूपेंचर इज एन एंशियंट चाइनीज ट्रीटमेंट जो कि ये यूज करता था एनाल्जेसिया। ड्रग्स हैं, आगे वही बात है लिखी हुई जो मैंने बताई है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स
को एंडोर्फिन्स हैं जो पेन रिड्यूसिंग ड्रग्स हैं जो कि ऑपरेशंस पे दी जाती हैं। नेगेटिव इंसेंटिव, पेन इज अ नेगेटिव इंसेंटिव, यानी अगर हमें दर्द पहुंचने का अंदेशा हो तो भी हम बहुत से काम करते हैं। जैसे कि इसके एक्सपेरिमेंट्स थे जो स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन थी, बिजली का करंट लगाया गया था, तो लिवर पुल करें तो बिजली का शॉक रुक जाता था। तो वो जो कैट थी वो उतनी देर उसी लिवर के ऊपर ही खड़ी रही क्योंकि उसको पता था कि लिवर प्रेस किए रखने की सूरत में मैं इलेक्ट्रिक शॉक से महफूज रहूंगी। तो ये पेन रिडक्शन के लिए भी हम बहुत से काम करते हैं। गेट कंट्रोल थ्योरी, ये एक थ्योरी है जो कि बताती है कि हम किस तरह से पेन को रिड्यूस करते हैं। मॉडल ऑफ द पेन रिडक्शन थ्योरी एक्सप्लेन्स द फिनोमेना मोज़ेक वॉल मॉडल, ये नाम है रिसर्च का, इज कॉल्ड गेट कंट्रोल थ्योरी, ये दोनों इसी के नाम है। दैट वेरियस गेट्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ओपन और क्लोज टू फिल्टर नर्व इम्पल्सेस। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत से गेट्स हैं जो क्लोज होते हैं या ओपन होते हैं ताकि उसमें कुछ नर्व इम्पल्सेस दाखिल हों। अंडर दिस हाइपोथेसिस सेंसरी रिसेप्टर्स एट द साइट ऑफ इंजरी फायर नॉर्मली। Activity in the receptors is relayed along different nerves toward the spinal cord. क्या होता है कि जिस जगह पर इंजरी हुई है, मसलन आपके घुटने पे चोट लगी है, वो इंफॉर्मेशन वो लेकर जो एक तरह से सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो लेकर आ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन की तरफ। तो ये स्पाइनल कॉर्ड में जब पहुंचे हैं, बट वंस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम द ट्रैफिक ऑफ मैसेजेस ऑफन स्टॉप्स और गेट्स आर शट्स, पेन्स कैन आल्सो बी टर्न्ड ऑफ बाय इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन। तो अगर हम उन गेट्स को बंद कर दें, ये एनास्थीसियाज भी ऐसे ही एक्ट करते हैं, अगर उन गेट्स को हम बंद कर दें स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ही और ब्रेन तक ना पहुंचने दें तो हमें दर्द महसूस नहीं होगा। इसी हाइपोथेसिस को यूज करते हुए अब मॉडर्न डे हम जो एनेस्थीसियाज डेवलप करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, ये गेट कंट्रोल थ्योरी की वजह से। नेक्स्ट है सेक्सुअल मोटिव्स। सेक्स जो है ये जानवरों का एक प्राइमरी मोटिव है। दे वांट टू रिप्रोड्यूस, और एक एज के बाद हर ऑर्गेनिज्म में एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट पैदा होती है फॉर शोइंग सम सेक्सुअल बिहेवियर। ड्राइव एंड इंसेंटिव्स, सेक्सुअल बिहेवियर इज मोटिवेटेड पार्शली बाय ड्राइव। कुछ तो बायोलॉजिकल ड्राइव है, बायोलॉजिकली रिलेटेड ड्राइव हमेशा बायोलॉजिकल मोटिव को कहा जाता है। सेक्सुअल बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोजेनिक नीड्स, इसके अलावा साइकोलॉजिकल नीड्स भी इसके साथ रिलेटेड हुआ करती हैं। सोशलाइजिंग की कल्चर, सेक्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट, इट इज रिलेटेड टू सर्वाइवल ऑफ आवर जनरेशंस। तो ये वो मोटिव है जो इन बिटवीन है, जो समहाउ बायोलॉजिकल भी है, ड्राइव स्टेट भी है और साइकोजेनिक भी है, दोनों चीजें हैं। सोशल अप्रूवल, it is the unlearned motive, but humans have learned different ways to deal effectively with this strong motive. सोशल अप्रूवल को बायोलॉजिकल मोटिव्स में इसलिए डाला गया है क्योंकि एनिमल्स में भी सोशल अप्रूवल पाया जाता है। वो एनिमल्स जो झुंड बनाकर रहते हैं, मसलन हाथी, शेर, चूंटियाँ, तो इनमें बिहेवियर्स में सोशल अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो सब कर रहे हैं उन रूल रेगुलेशंस को मानना होता है। हमारे पर ये भी इन आवर रिलीजन इस्लाम मैरिज इज रिकमेंडेड टू सेटिस्फाई दिस मोटिव इन अ प्रॉपर वे। Displacement, some psychologists stress that this motive can be displayed by sports, poetry, literature, sculpture, drama। ये सारे हमारे ड्राइव्स एंड इंसेंटिव्स में ये आते हैं। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी आप रहने दो, ये भी बस थोड़ा सा लिखो अगर लिखना है। लेकिन जो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट मोटिव है प्राइमरी मोटिव में, वो है ये वाला मैटरनल मोटिव। मैटरनल मोटिव को क्यों हम डालेंगे कि एक जब कोई भी फीमेल है वह न्यू बॉर्न, जब उसका न्यू बॉर्न है तो ऑटोमेटिकली ममता की फीलिंग्स, मैटरनल मोटिव पैदा होता है। जानवरों में भी बहुत ज़्यादा होता है और मैटरनल मोटिव की वजह से ही जो जानवर हैं वो अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखते हैं। ह्यूमन बींग्स में भी मैटरनल मोटिव होता है। हार्मोन रिलीज होते हैं, हार्मोन्स प्ले अ मेजर रोल इन द मैटरनल बिहेवियर ऑफ लोअर स्पीशीज। इवन ह्यूमन बींग्स में भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से एक तो पेन रिडक्शन होती है और दूसरा एक कुर्बानी का जज्बा, यानी मदर अपनी तकलीफ को पीछे छोड़कर बच्चे की तकलीफ के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करने लगती है। हाँ, लेकिन स्टिल ह्यूमन बींग्स के अंदर हार्मोन्स का जो रोल है वो कम होता है। जानवरों में हार्मोन्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है। यही वजह है कि सम टाइम पेरेंट्स कैन बी अब्यूजिव टू देयर चिल्ड्रन। ठीक है, हमारे अंदर हार्मोन्स बहुत मेजर रोल प्ले नहीं कर रहे होते, जानवरों में हार्मोन्स प्ले अ वेरी मेजर रोल। ऑक्सीजन मोटिव, ये तो बहुत शुरू में आना चाहिए था। दरअसल हंगर, थर्स्ट, ऑक्सीजन, पेन रिडक्शन, टेम्परेचर रेगुलेशन, ये आप बहुत शुरू में लिखें और ज़रूर लिखें क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर तो हम बिल्कुल ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। खाना खाए बगैर हम 1 माह तक जिंदा रह सकते हैं, पानी पिए बगैर हम कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर तो हम लम्हे भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज अ कांस्टेंट नीड फॉर आवर ब्रेन फंक्शनिंग। वर्कर्स
जो कि माइंस में काम करते हैं या पानी के नीचे काम करते हैं या हाई एल्टीट्यूड्स पे काम करते हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, दे यूज गैस सिलेंडर्स। लैक ऑफ ऑक्सीजन क्रिएट सफोकेशन, नाउजिया, वीकनेस और डेथ भी इवन। इंडिविजुअल्स पैनिक, स्टार्ट्स क्राइंग, शाउटिंग। एकदम पहले क्या होगा, अगर ऑक्सीजन का लेवल कम है ना कई जगहों पे, तो वहां पर ना एकदम से खुद ब खुद एक क्राइंग स्पेल, शाउटिंग स्पेल, हेलुसिनेशंस आती हैं, डिल्यूजन्स आना शुरू हो जाती हैं ना, तो एक तरह से ब्रेन केमिस्ट्री अल्टर होना शुरू हो जाती है, सेंसलेस हो जाता है बंदा। और लॉन्ग टर्म डेप्रीवेशन ऑफ ऑक्सीजन, द इंडिविजुअल कैन नॉट सर्वाइव। कितना परसेंट होता है हवा में ऑक्सीजन की मिकदार? 21% है, ये याद रखना है। फटीग रिडक्शन, फटीग रिडक्शन यानी हम नहीं चाहते हम एक सर्टन लेवल पर से ज़्यादा थक जाएं, नहीं तो हमें नींद चाहिए होती है। और फटीग रिडक्शन कैसे होती है, किस तरह से फटीग हमारी बॉडी महसूस करती है? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड है ये जो दूध में भी पाया जाता है। व्हेन वी रिमेन बिजी फॉर अ लॉन्ग टाइम देन एमोनिया, एमोनिया गंद बला हमारे जिस्म का ना, कूड़ा करकट जो हम ये पू करते हैं, पू इज दरअसल कंपोज्ड ऑफ NH3 एमोनिया एंड लैक्टिक एसिड। ये क्या करता है, अगर हम नहीं रेस्ट कर रहे, हम फटीग में है मसलसल, तो ये गंदगी जो है एमोनिया और लैक्टिक एसिड ये एंटर होना शुरू हो जाती है बैक टू आवर ब्लड स्ट्रीम, हमारे खून में दोबारा शामिल होना शुरू हो जाती है जो हमने साफ किया। दरअसल खून साफ होता है और गंदगी सारी अलग हो जाती है ना, तो वो दोबारा एंटर होना शुरू हो जाती है बॉडी में। विच इन रूटीन स्क्रीट्स आउट, जो कि अदरवाइज तो स्क्रीट होती है। दिस प्रोसेस थिकन्स दी सेल, इस वजह से सेल, ब्लड सेल्स थिक होना शुरू हो जाते हैं और इस वजह से हम फटीग का शिकार हो जाते हैं, हमें रेस्ट चाहिए होता है। लैक्टिक एसिड रिटर्न्स टू ऑर्गन्स एंड ब्लड सर्कुलेशन बिकम्स नॉर्मल। जब हम रेस्ट करते हैं तो लैक्टिक एसिड खून में से निकल जाता है, हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दोबारा नॉर्मल हो जाता है और हम अच्छा महसूस करते हैं। अदरवाइज फटीग क्यों होती है, हमारी ब्लड स्ट्रीम गंदी होना शुरू हो जाती है, थिक होना शुरू हो जाती है। फटीग फिजिकल भी हो जाती है, जैसे आपने टाइम बहुत ज्यादा देर काम किया है, और साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, हर वक्त आप स्ट्रेस और टॉर्चर वाले इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। द डिफरेंस लाइज इन द रिडक्शन, फिजिकल फटीग इज रिड्यूस्ड आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट एंड इट बिल्ड्स अप ग्रेजुअली नॉट एट वंस। जो फिजिकल फटीग है ना ये तो रेस्ट से खत्म हो जाती है, लेकिन साइकोलॉजिकल स्ट्रीम जो फटीग है ये रेस्ट से खत्म नहीं होती है। न्यूरोस्थेनिया या साइकोलॉजिकल फटीग एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बन जाती है। पेशेंट कंप्लेन करता है कि वो हर वक्त थका रहता है, उसका किसी काम में दिल नहीं लगता और रेस्ट करने के बावजूद भी उसको आराम नहीं आता। रेस्ट से ये ठीक नहीं होती है जो साइकोलॉजिकल फटीग है, इसे हम डिटेल से कभी बाद में पढ़ेंगे, टॉपिक है इससे रिलेटेड भी। इफेक्ट क्या होता है कि स्लीप इज नॉट नेसेसरी टू टेक रेस्ट, सिर्फ स्लीप ही नहीं चाहिए, तो फिजिकल फटीग को सिर्फ रिड्यूस करेगी ना नींद। स्टॉप आउट ऑन गोइंग एक्टिविटी, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको रोकें, ब्रेक लें, हैवी जॉब से ब्रेक लें, रिलैक्स करें, इन्वायरमेंट चेंज करें, उन जगहों को जो आपको सफोकेट कर रही हैं उसको चेंज करें, कोई भी चीज़ जो आपको रिलैक्सिंग लगती है वो आप स्टार्ट करें। इसी तरह स्कूल या कॉलेज से शॉर्ट ब्रेक लें, रिफ्रेश हों, क्रिकेट मैच खेलें, मज़े करें। यानी ये जो पेपरों की तैयारी कर रही हो ना, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, बाहर जाके खेल के आओ, शाबाश, उठो उठो शाबाश, बाहर खेल के आओ। उसके बाद आना, फिर हम अगला प्राइमरी मोटिव करेंगे, आगे खेल के चलो जी अब अगला प्राइमरी मोटिव करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है बाउल एंड ब्लेडर मूवमेंट, यानी इंसान के अंदर एक्सक्रीशन की, डेफिकेशन की ख्वाहिश है, डेफिकेट करना। और जैसे कि सिगमंड फ्राइड ने जो एनल स्टेज कही थी तो उसने तो इसको प्लेयर जोन करार दिया था। छोटे बच्चों के लिए गेम होती है ना टॉयलेट ट्रेनिंग करना, तो बड़े होकर भी इट इज वन ऑफ द प्राइमरी मोटिव्स। अगर हम डेफिकेट नहीं करते, यूरिन पास नहीं करते, अपना ब्लेडर पास नहीं करते, अपना बाउल पास नहीं करते, बाथरूम से नहीं होकर आते, तो टॉक्सिक एजेंट्स हमारी ब्लड स्ट्रीम में दोबारा से एंटर हो जाएंगे, सीरियस प्रॉब्लम्स काज करेंगे, बहुत सी बीमारियां काज करेंगे। बीमारियां कैसे हैं, स्टमक की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी, अल्सर हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, डायसेंट्री है, यानी पेचस लग जाएंगे इन दी एंड आखिर में, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, इसलिए डेफिकेशन बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमारे मुकम्मल होते हैं प्राइमरी मोटिव्स, एटलीस्ट 5 आपने लिखने होते हैं। मोटिवेशन की डेफिनेशन लिखोगे, ट्री बनाओगे जो हमने शुरू में बनाया, सारे प्राइमरी मोटिव्स के नाम लिखोगे और उसके बाद जैसे जो जो चीजें मैंने अंडरलाइन कराई हैं ये सारी आप इस तरह से करोगे, आपका क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है। अगली क्लिप में अब हम स्टार्ट करने लगे हैं सेकेंडरी मोटिव्स को।